In this question, a massive homogeneous rope of length L is suspended between two nails A and B driven in the same horizontal level. The rope makes angle theta with the horizontal at the nails and its lowest point is at a depth D below the nails. A bead threaded in the rope released from the nail A slides down the rope without friction. If the bead is so light that the shape of the rope remains unaffected, find acceleration of the bead when it passes the lowest point of the rope. तो जैसे इसमें बताया गया है कि यहाँ पर ये जो रोप है तो ये हैवी है, तो अगर ये हैवी है तो ये इस तरीके से यहाँ पर आर्क का फॉर्मेशन कर लेती है. तो दिस इज सम आर्क फॉर्म्ड इन द इक्विलिब्रियम बाय द रोप. और जो बीड है, बीड का जो मास है वो नेग्लिजिबल है, इट इज़ वेरी लाइट एज कम्पेयर टू दिस रोप. तो इस बीड के होने की वजह से रोप को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे. अगर बीड नहीं भी होती तो रोप का जो शेप है वो ऐसा ही रहता है, बीड है तब भी यहाँ पर ऐसा ही रहेगा. बीड के होने की वजह से रोप को कोई ख़ास प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं हो रही है. फिर उसके साथ साथ यहाँ पर इसको इस पॉइंट से रिलीज़ कर देते हैं. रिलीज़ करने के बाद अभी जो बीड है वो कंस्ट्रेंड है इस रोप के अलॉन्ग मूव करने के लिए, और रोप का कोई ख़ास मूवमेंट यहाँ पर नहीं हो रहा है. रोप बिल्कुल एक तरीके से फिक्स आप मान सकते हो यहाँ पर. तो ये बीड इस पर खिसकती चली जा रही होगी, स्लाइड कर रही होगी, इसके अलॉन्ग मूव करती जा रही होगी, और क्योंकि ये कंस्टेंट है इसके अलॉन्ग मूव करने के लिए, और किसी तरीके का कोई फ्रिक्शन यहाँ पर नहीं है. देयर इज़ नो फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन, जैसे यहाँ पे बताया गया कि इट इज़ मूविंग विदाउट फ्रिक्शन, देयर इज़ नो फ्रिक्शन. तो इसका मतलब जब ये मूव कर रही होगी इसके अलॉन्ग, अगर मान लीजिए यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं होती तो अगर मैं इस बीड को यहाँ से रेस्ट से रिलीज़ करता तो फिर ये वर्टिकल डाउनवर्ड फॉल कर जाती. तो वर्टिकल डाउनवर्ड फॉल नहीं कर रही है. mg के अलावा भी यहाँ पे कुछ फोर्सेज हैं जो इस पर लग रहे होंगे. तो रोप के अलॉन्ग तो कोई फोर्स नहीं लग सकता है, रोप के अलॉन्ग तो फ्रिक्शन हो सकता था, फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं लगेगा. इसका मतलब हर एक पॉइंट पे रोप के नॉर्मल डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन टाइप का फोर्स यहाँ पे लगेगा, जो कि इसके डायरेक्शन को लगातार चेंज करता जा रहा होगा. अदरवाइज रोप की एब्सेंस में इसको वर्टिकली नीचे यहाँ पर फॉल कर जाना चाहिए था. तो इसका मोशन यहाँ पे लगातार इसके अलॉन्ग यहाँ पर होता जा रहा है, और दो ही फोर्सेस यहाँ पर इस पे ऑपरेशनल है. तो किसी भी मूवमेंट अगर यहाँ पे आप इसका डायग्राम बनाओगे तो देर विल बी वन नॉर्मल रिएक्शन विच विल बी परपेंडिकुलर टू दी रोप. यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर आएगा नॉर्मल रिएक्शन, और इसके अलावा दूसरा फोर्स यहाँ पर हो जाएगा mg विच विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो ये दो फोर्सेस यहाँ पर इस पर लगातार लगते चले जाएंगे. और हमसे जो पूछा गया है वो जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे यहाँ पर कहीं पहुँच जाता है, यहाँ पर जब ये पहुँच जाता है तब इसका एक्सेलरेशन कितना है. तो एक्सेलरेशन निकालने का एक तरीका यहाँ पर ये है कि हमें अगर फोर्सेस पता चल जाए कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, उनका नेट यहाँ पर क्या है, उससे पता कर सकते हैं. तो अगर फोर्सेस का देखा जाए तो एक तो यहाँ पर ये वर्टिकल में mg हो जाएगा, और वर्टिकल में ही नॉर्मल रिएक्शन भी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे दैट टेंजेंट विल बी हॉरिजॉन्टल. तो टेंजेंट यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है, जिसके वजह से जो नॉर्मल है वो यहाँ पर इसमें नॉर्मल वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, वर्टिकल या अपर डायरेक्शन में यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लगना चाहिए. लेकिन मुझे प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि नॉर्मल पता नहीं है कि नॉर्मल यहाँ पर क्या होगा, व्हाट इज़ दिस नॉर्मल रिएक्शन, ये हमको पता नहीं है. mg तो पता है यहाँ पर, और वैसे भी मास यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिया, लेकिन मास से डिवाइड करेंगे तो मास का फैक्टर कैंसिल हो जाता है. तो हमें नॉर्मल रिएक्शन नहीं पता यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन नहीं पता कर पाएंगे बिना नॉर्मल पता किए. या फिर अगर आप यहाँ पर इसके मोशन को देखो तो जो भी इस तरीके का एक आर्क वाला मोशन होता है, इसको हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये छोटे छोटे सर्कुलर पार्ट से बना है. यानी कि यहाँ पर ये जो छोटा सा पार्ट यहाँ पर है, ये छोटा सा पार्ट किसी एक सर्किल का हिस्सा होगा, ये अगला छोटा सा जो पार्ट है वो किसी एक सर्किल का हिस्सा होगा. तो इसी तरीके से जो इसका लोएस्ट पोजीशन है, उस लोएस्ट पोजीशन को यहाँ पर, ये जो लोएस्ट पोजीशन है यहाँ पर, लोएस्ट इतना इनफाइनेटेसिमल पोर्शन है, छोटा सा ये जो पोर्शन है लोएस्ट, इसको भी यहाँ पर आप किसी सर्किल का एक हिस्सा मान सकते हो. और इस पर्टिकुलर टाइम पे क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का टेंजेंशियल फोर्स नहीं है, बाकी तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे mg का टेंजेंशियल कंपोनेंट आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं है. तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं एक्सेलरेशन को दो पार्ट में डिवाइड करूँ, वन इज़ नॉर्मल एक्सेलरेशन और सेकेंड इज़ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. अगर मैं एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स करूँ तो इस टाइम पे सिर्फ यहाँ पे नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा. तो ए नॉर्मल इज़ नॉट इक्वल टू जीरो एट दिस लोकेशन, बट ए टेंजेंशियल अलॉन्ग दिस टेंजेंट, इस टेंजेंट के अलॉन्ग इस बीड पे कोई फोर्स नहीं है. हो सकता है कुछ लोगों को डाउट आएगा कि टेंशन है, ये है, लेकिन इस बीड पे तो टेंशन फोर्स नहीं लग रही. बीड पे तो जो फोर्स यहाँ पे लग रहे हैं वो जैसे मैंने डायग्राम में दिखा भी रखे हैं कि नॉर्मल रिएक्शन और एक यहाँ पर mg है.
तो टेंशन का फोर्स इसके ऊपर नहीं, टेंशन का फोर्स आपको तब दिखाई देगा फ्री बॉडी डायग्राम में जब आप स्ट्रिंग को कहीं से कट करोगे, वो स्ट्रिंग के अंदर का इंटरनल फोर्स होता है। लेकिन स्ट्रिंग इसके ऊपर जो फोर्स लगा रही होगी वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन है, फ्रिक्शन नहीं लगा रही यहाँ पे। और उसके अलावा एक एक्सटर्नल फोर्स अर्थ के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से लग रहा है, जो कि मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है यहाँ पर। और ये जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है, ये नॉर्मल एक्सेलरेशन को आप ये लिख सकते हो, ए नॉर्मल इज इक्वल टू v²/r। एक तरीका नॉर्मल रिएक्शन निकालने का ये भी होता है, नॉर्मल एक्सेलरेशन निकालने का ये भी होता है। और हमारे केस में ये जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है वही नेट एक्सेलरेशन के बराबर भी होगा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द नेट एक्सेलरेशन। तो एक ऑप्शन हमारे पास में है कि नॉर्मल पता किया जाए, नॉर्मल -mg करके नेट फोर्स निकाले, मास से डिवाइड करके फिर एक्सेलरेशन निकाले। दूसरा तरीका हमारे पास में यहाँ पर ये है कि वेलोसिटी पता कर ले वहाँ पर कितनी है जब ये लोएस्ट पॉइंट पर है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल ले इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, व्हाट इज़ दी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल पाते हैं तो उससे किया जा सकता है। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पर इस पाथ को फॉलो कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल पाऊँगा, कैसे निकाल पाऊँगा वो हम देखते हैं यहाँ पर। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर जो ईजी कैलकुलेशन है वेलोसिटी या स्पीड की वो कर लेते हैं यहाँ पर। तो आप देख रहे हो जैसे कि इसका यहाँ पर ए से लेकर के पॉइंट ए से लेकर के जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, तो ए से लेकर के बॉटम मोस्ट पॉइंट तक की जो जर्नी है, इस जर्नी में नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन यहाँ पर आ जाएगा 0। देयर इज़ नो वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन। तो सिर्फ ग्रेविटी के का ही वर्क होगा यहाँ पे। तो अंडर ग्रेविटी ओनली, सॉरी, यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटी का ही वर्क है यहाँ पर इसमें। तो ग्रेविटी का जो वर्क होगा वो सिर्फ डिपेंड करता है कि व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि ये डी के इक्वल है। तो सिंपली आप यहाँ पर इसकी स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो। वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज mg/d एंड दिस इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv², इनिशियल वेलोसिटी वाज 0। तो सिंपल जो वेलोसिटी है जैसे h हाइट से गिरने पे आती है, वैसे d डेप्थ गिरने पे यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे 2gd। तो दिस इज़ द वेलोसिटी। तो वन पार्ट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस नॉर्मल एक्सेलरेशन, ये पार्ट हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी आ गई है। अब मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि एक छोटा सा पोर्शन में यहाँ पर रोप का ले रहा हूँ। तो ध्यान रखना है, एक छोटा सा पोर्शन में यहाँ पर रोप का ले रहा हूँ इसमें। तो अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द रोप, अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस रोप, वो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ इसमें। तो रोप का मैं एक बहुत छोटा सा पोर्शन यहाँ पर ले रहा हूँ जो बिल्कुल बॉटम मोस्ट पॉइंट का पोर्शन है। अब यहाँ पर फोर्सेस को बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। और ये छोटा सा पोर्शन है, सपोज़ इस छोटे से पोर्शन की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर r है। वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कहीं पर भी हो सकता है, मुझे नहीं पता है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर होगा। हो सकता है कि वो यहाँ कहीं पे हो जाए, हो सकता है कि आगे कहीं पर हो, तो मुझे पता नहीं, बस मैंने डायग्राम बना दिया इसका कि ये छोटा सा पोर्शन है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है यहाँ पर। और सपोज़ ये बहुत छोटा सा एंगल यहाँ पर फॉर्म कर रहा है, और मैं अज्यूम कर लेता हूँ क्योंकि सिमेट्रिकली हमने यहाँ पर ये एलिमेंट लिया होगा, तो इधर भी टेंशन T है और इस साइड में भी जो टेंशन होगा वो T के बराबर ही होगा। और इस छोटे से हिस्से पे कौन सा फोर्स दिखाया जा सकता है, तो इस छोटे से हिस्से के ऊपर जो फोर्स यहाँ पर हमें दिखाना है वो फोर्स यहाँ पर इसका वेट हम दिखाएंगे, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ dm/g से। और मास के लिए मैं यहाँ पर जो रोप है उस रोप की लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा अज्यूम कर लेता हूँ। तो लैम्डा को अगर मैं लेंथ से मल्टीप्लाई करूँगा तो उससे मास मुझे मिल जाया करेगा। तो लैम्डा, और यहाँ पर रोप का ये जो हिस्सा है इसका मास, उसके लेंथ कितनी हो जाएगी, तो r मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा, r डी थीटा इज़ द लेंथ मल्टीप्लाइड बाई g, इसका mg हो गया। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो फ्री बॉडी डायग्राम में यहाँ पर है वो ये कि मैंने बीड की वजह से लगने वाला कोई भी फोर्स यहाँ पर नहीं दिखाया है। अगर बीड की वजह से लगने वाला फोर्स इम्पॉर्टेंट होता, अगर बीड की वजह से लगने वाला फोर्स इम्पॉर्टेंट होता तो उसको मैं यहाँ पर दिखाता, और अगर मैं उसको यहाँ पर दिखाता तो उस केस में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो डिफरेंट होता। लेकिन हमें यहाँ पर क्या साफ साफ बोला गया है, अगेन मैं यहाँ पर इस चीज़ को हाईलाइट यहाँ पर करूँगा इसमें। तो एक जगह पे बिल्कुल साफ साफ कहीं ना कहीं इसमें लिखा गया है, इफ़ द बीड इज सो लाइट दैट द शेप ऑफ द रोप रिमेन्स अनअफेक्टेड। यानी जो रोप का शेप है वो अनअफेक्टेड है यहाँ पे।
यानी बीड इस पे मूव कर रही हो या नहीं कर रही हो, बीड हो या नहीं हो, अगर ये रोप इंडिविजुअली वहाँ पर होती तो वही शेप उसके मेंटेन रहनी चाहिए, और वही शेप मेंटेन रहनी चाहिए तो इसका मतलब वहाँ का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वही मेंटेन रहना चाहिए। तो इस वजह से ये जो लाइन यहाँ लिखी गई, इस लाइन को मैं अकाउंट में लेते हुए इस बीड की वजह से लगने वाला कोई भी फोर्स नहीं दिखा रहा हूँ। अदरवाइज़ मेरे को ये जो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर है, इस नॉर्मल रिएक्शन को यहाँ पर दिखाना होता इस तरीके से। और ऑब्वियस है कि कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पर आएगा तो वो एक्स्ट्रा फोर्स ज़रूर इसके शेप को थोड़ा सा चेंज करेगा। इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर जो बीड के अब्सेंस में होती उससे डिफरेंट हो जाती रेडियस ऑफ कर्वेचर, बट इट इज़ रिटन हियर क्लियरली कि बीड इज सो लाइट दैट द शेप ऑफ द रोप रिमेन्स अनअफेक्टेड, सो आई एम नॉट टेकिंग दिस इन टू अकाउंट, सो लेट अस इरेज दिस। तो मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, अब मैं उस नॉर्मल डायरेक्शन को नहीं ले रहा हूँ, उसके बिना ये सारे कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो भी यहाँ पे टेंशन, इस टेंशन के कंपोनेंट्स आप कर सकते हो, और सिमेट्रिकली जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर ये जो एंगल है वो डी थीटा बाई 2 हो जाएगा, उधर भी डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। इनके आप कंपोनेंट्स कर लो तो टेंशन के 2 वर्टिकल अपवर्ड कंपोनेंट आएंगे और वो इसके वेट को बैलेंस कर रहे होंगे, और ये डी थीटा बाई 2 एंगल है, और यहाँ पर ये एंगल पे आप देखोगे डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स आएंगे वर्टिकल कंपोनेंट, बहुत ही स्टैंडर्ड इस तरीके की कई प्रॉब्लम्स आती हैं जहाँ पर ऐसे कंपोनेंट्स हमें लेने होते हैं। तो दिस इज टी साइन डी थीटा बाई 2, इसी तरीके से इधर भी आ जाएगा। तो दोनों साइड के कंपोनेंट्स आप यहाँ पर ऐड कर लो तो इट विल गिव 2t साइन डी थीटा बाई 2। तो ये नेट वर्टिकल अपवर्ड फोर्स हो जाएगा ड्यू टू टेंशन, और फिर उसके बाद में वेट जो है वो हो जाएगा लैम्डा आर डी थीटा इंटू जी। साइन थीटा के साथ जो थीटा आ रहा है वो काफ़ी स्मॉल है, तो उस केस में आप इसको नेगलेक्ट कर सकते, इसको आप यहाँ पर अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा लिखा जा सकता है, तो इट इज़ 2t डी थीटा बाई 2, दिस इज इक्वल टू लैम्डा आर डी थीटा इंटू जी। डी थीटा इज कैंसल्ड, 2 इज कैंसल्ड, टेंशन आ गया। तो टेंशन हमने कैलकुलेट कर लिया, उसमें आर जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, लेकिन आर यहाँ पर आप देख सकते हो हमें इंडिपेंडेंटली आर नहीं मिल रहा, आर के साथ में हमें कुछ फ्री में ही मिल रहा है। फ्री में क्या क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे, तो वी आर गेटिंग लैम्डा हियर जो कि अनवांटेड है, वी आर गेटिंग टेंशन, तो टेंशन भी क्रिएट हो रही है टेंशन की वजह से यहाँ पर, और ये दो चीज़ें हमें नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ सिंपली आर चाहिए, और जो भी गिवन पैरामीटर्स हैं उनके टर्म्स में। तो ऑब्वियस है कि हमें मास यहाँ पर नहीं दिया गया, जो बोला गया है वो सिर्फ यहाँ पर इतना है कि अब मैसिव, बस यही इन्फॉर्मेशन हमारे पास में है। तो हमें पता नहीं कि यहाँ पर लैम्डा क्या होगा, वी डोंट नो। तो इन वेरिएबल्स की वजह से हमें कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर और इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। तो लेट अस सी कि वो इक्वेशंस हम क्या बना सकते हैं। तो इसके बाद में मैं यहाँ पे अब कुछ अलग कर रहा हूँ इसमें। अब कुछ ऐसा करते हैं, यहाँ पे जो रोप है, यहाँ पे इस रोप का अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसे कर लूँ कि आधा हिस्सा ले लो, सपोज बॉटम मोस्ट पॉइंट से लेकर के जो एक एंड वाला पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक कि मैं आधी रोप ले लूँ अगर मैं, तो इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, जनरली ये जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जो कि नॉर्मली सभी स्टूडेंट्स करते होंगे इस प्रॉब्लम को। टेंशन पता करने वाला, एंड्स पे टेंशन निकालना, मिड पॉइंट पे टेंशन निकालना, या बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टेंशन निकालना। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो आप फ्री बॉडी डायग्राम में देखोगे कि दिस इज़ द टेंशन एट द लेफ्ट एंड, राइट एंड पे वही होगा ड्यू टू सिमेट्री, और यहाँ पे जो हमें टेंशन चाहिए, हमें सबसे लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन चाहिए, तो उस टेंशन को अगेन मैं टी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, वही हमारा पॉइंट था जहाँ पे हमें टेंशन चाहिए। आप यहाँ पर इस पे इसका वेट दिखा सकते हो, वेट आधा हो जाएगा, तो आधा वेट यहाँ पे कितना होगा, तो लैम्डा लीनियर मास डेंसिटी है, और इसके टोटल लेंथ हमें गिवन है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन के अंदर वी आर गिवन द टोटल लेंथ ऑल्सो, टोटल लेंथ इज एल, तो लैम्डा इंटू एल, तो टोटल यहाँ पे इसका मास हो जाएगा डिवाइड बाई 2, ये इतने हिस्से का मास हो जाएगा जो हमने ले रखा है, मल्टीप्लाइड बाई जी। अब आपको यहाँ पर मतलब है टी से, लेकिन टी लग रहा है हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल में अगर आप इक्वेशन लिखोगे तो आपके पास में अननोन टी नॉट हो जाएगा, ये थीटा एंगल हमें पता है यहाँ पे। तो आप इस टी नॉट के ऐसा करो कि दो कंपोनेंट्स कर लो, तो लेट अस डू द कंपोनेंट्स ऑफ दिस टी नॉट। टी नॉट का एक कंपोनेंट हो जाएगा टी नॉट कॉस थीटा, और टी का एक कंपोनेंट वर्टिकल जो है वो हो जाएगा टी नॉट साइन थीटा। तो पहले हमें टी नॉट कैलकुलेट करना पड़ेगा, उस टी नॉट का यूज़ करके हॉरिजॉन्टल में जब मैं इक्वेशन लिखूंगा फोर्स बैलेंसिंग की, तो उससे फिर आप यहाँ पे टी कैलकुलेट कर पाओगे। तो लेट अस डू दैट।
तो अगर मैं वर्टिकल में इक्वेशन लिखता हूँ तो वर्टिकल इक्वेशन विल गिव मी वर्टिकल इक्वेशन विल गिव मी टी नॉट साइन थीटा दिस इज इक्वल टू लैम्डा एल जी बाई टू, यहाँ से टी नॉट आ जाएगा। उसके बाद में अगर आप हॉरिजॉन्टल इक्वेशन लिखोगे तो हॉरिजॉन्टल इक्वेशन विल गिव टी इज इक्वल टू टी नॉट कॉस थीटा। टी नॉट की वैल्यू आप ये जो इक्वेशन है यहाँ से उठाओ और इसमें रख दो तो उससे टी मिल जाएगा। टी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी नॉट की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा एल जी डिवाइडेड बाय टू साइन थीटा। ये टी नॉट की वैल्यू है टी नॉट मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, तो एक तरीके से ये हो जाएगा लैम्डा एल जी डिवाइडेड बाय टू कॉट थीटा। दिस इज टेंशन एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे ये टेंशन कैलकुलेट करने में हम सक्सेसफुल हो चुके हैं और ये जो टेंशन है वो हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर के टर्म्स में यहाँ पे कैलकुलेट कर रखी है। तो आप इसको इसके बराबर रख दो, तो दिस इज़ लैम्डा आर इंटू जी। लैम्डा जी का फैक्टर जो है वो गया यहाँ से, तो लैम्डा जी गए। तो आर यहाँ पर आप देख सकते हो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो डायरेक्टली हमने अब कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ द गिवन पैरामीटर्स। तो जो आर है वो आर यहाँ पर अब यहाँ पर हो जाएगा, दिस आर विल बी इक्वल टू, तो यहाँ से देख सकते हो आप आर इज इक्वल टू एल बाई टू कॉट थीटा। आर जो है वो इसके बराबर आ चुका है यहाँ पर। इसमें इस आर को आप यहाँ पे यूज़ कर लो अब नॉर्मल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए, और यही नॉर्मल हमारा नेट एक्सेलरेशन भी होगा इसका। दिस इज सिंपली वी स्क्वायर बाई आर। दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास में आ चुकी हैं, तो वी स्क्वायर इज़ 2GD, दिस इज़ वी स्क्वायर एंड आर की वैल्यू आप यहाँ पर रख लो, तो दिस इज़ एल, टू ऊपर पहुँच जाएगा और कॉट थीटा है तो 1 बाई कॉट थीटा बनेगा, तो उसको आप टेन थीटा कर सकते हो। तो फाइनल आंसर फॉर एक्सेलरेशन विल बी 4GD टेन थीटा बाई आर। तो कई सारे कंसेप्ट इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व थे।